इधर बात करता है। अगर बहुत जरूरी ना हो, कोई सवाल ना पूछना हो, तो प्लीज माइक को म्यूट ही रखें। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का जो टॉपिक है आपका वो है नर्वस सिस्टम। ठीक, बॉडी में जो इंट्रोडक्शन है नर्वस सिस्टम का, इसके कितने टाइप्स हैं और क्या क्या पार्ट्स उसके अंदर आते हैं, उन चीजों को हम समझेंगे। एंड हाउ नर्वस सिस्टम इज कनेक्टेड विद द योगिक एक्सपेक्ट। ठीक, उसे हम समझेंगे। और योग की कितनी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं, किस भांति आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। ठीक है, इन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर शुरू करें हम नर्वस सिस्टम से, तो ये वो सिस्टम है जो क्या करता है, सारी की सारी क्रियाओं को, सारी की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म होने में मदद करता है। ऐसा समझ लीजिए कि हर एक सिस्टम नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहता है और इसी की मदद से बॉडी कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाती है। जैसे अभी आप सुन पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, हम इन डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, तो इन सब में भी क्या है, कुछ ना कुछ हमारा सेंसेस लग रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है बॉडी के अंदर। तो सारी की सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। यानी कि कंट्रोलिंग जो स्टेशन है आपकी बॉडी में, वो नर्वस सिस्टम है। ये तो आप बाहर से देख पा रहे हैं, पर अभी भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डाइजेशन ऑफ फूड, और जो आपकी कॉन्शियस अनकॉन्शियस थिंकिंग चल रही है, ऑल द बॉडी एंड द माइंड, जो बॉडी एंड माइंड के बीच में जो भी मूवमेंट्स है, ठीक, वो सारे के सारे मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है? वो है नर्वस सिस्टम। ठीक, तो इस सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस सिस्टम के अंदर जो मेन सबसे स्पेसिफिक चीज है, जो इसकी यूनिट है, वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से मिलकर ही समझ लीजिए आपका नर्वस सिस्टम बनता है। जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा था एनाटॉमी के अंदर कि बॉडी आपकी सेल से मिलकर बनी होती है। जो आपकी पूरी की पूरी बॉडी है, ये सेल से मिलकर बनती है। ऐसे ही नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलकर बनता है? वो नर्व सेल से मिलकर बनता है। नर्व की न्यूरॉन्स भी क्या है? नर्व सेल से। ठीक, नर्व सेल्स को ही न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो उनसे, उनके साथ में इकट्ठा मिल जाने से क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है। तो न्यूरॉन्स के मैकेनिज्म, जो न्यूरॉन्स काम करता है, या न्यूरॉन्स जिन भी कामों को परफॉर्म करते हैं, जिन भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, वही किस चीज के फंक्शन है? वही आपके नर्वस सिस्टम के फंक्शन है। आई एम सेंडिंग वन फोटोग्राफ टू यू, उससे आप समझ सकते हैं कि न्यूरॉन्स बॉडी में कैसे काम करेंगे, क्योंकि हम कुछ देर में इस चीज को डिस्कस करेंगे। शेयरिंग विथ यू। ओके, मैं उसे ग्रुप में, आपको उससे हल्का फुल्का अंदाजा लगेगा हमें कुछ देर में कि बॉडी में न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं और कैसे ये कनेक्टेड है। ठीक, अगर आप उस फोटोग्राफ को देख पा रहे हैं, तो उसमें कुछ आपको नर्व सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगी। ठीक है, तो इन नर्व सेल्स को हम डिटेल में कुछ देर में पढ़ने वाले हैं कि नर्व सेल्स कैसे काम करती हैं और क्या चीज ये, किस फंक्शन को ये कैसे परफॉर्म करती है। क्योंकि नर्वस सिस्टम में ही पढ़ना, अगर आप पहली बार इसे सुन रहे हैं, तो बिल्कुल पूरा पेशेंस होकर, पेशेंस के साथ इसे समझने की कोशिश करना कि किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, तो न्यूरॉन्स मेनली क्या करते हैं? आपके इम्पल्सेस को क्रिएट करते हैं। ठीक, व्हाट आर इम्पल्सेस? इम्पल्स कहा जाता है एक जो इंस्टेंट अमाउंट के लिए फोर्स क्रिएट होता है। ठीक, तो बहुत छोटे अमाउंट, छोटे समय के लिए क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है, उसे आपके साइंस में इम्पल्स कहा जाता है। ठीक, इम्पल्सेस देखिए अब क्या होंगे, अगर इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्सेस, ये दो टाइप के इम्पल्सेस होते हैं, आपकी बॉडी में क्रिएट होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ क्रिएट होते हैं और केमिकल इम्पल्सेस कहाँ क्रिएट होते हैं, इस चीज को हम समझेंगे। वापस मैं बात करूंगा न्यूरॉन की। न्यूरॉन, अगर आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, तो एक लंबी सी बॉडी है। ठीक है, उसका क्या है, आगे की तरफ उसका हेड है और पीछे की तरफ उसकी टेल बनी हुई है। ठीक,
तो ऐसे उसका स्ट्रक्चर है। उसके अंदर, उसके बॉडी पार्ट्स के अंदर ही, यानी न्यूरॉन्स के अंदर ही जो इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। यानी कि विद इन द बॉडी जो इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहते हैं। और एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जो कनेक्शन होता है, ठीक है, जैसे वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, उस जगह पर जो इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं उसे हम केमिकल इम्पल्सेस कहते हैं। ठीक, ये दो टाइप के इम्पल्सेस हैं। जिस तरीके से मतलब कि इस इम्पल्स की मदद से क्या करते हैं न्यूरॉन्स काम करते हैं। ठीक, अभी तक हमने नर्वस सिस्टम में कोई ज्यादा डिटेल में नहीं समझने की कोशिश की है, सिर्फ मैंने न्यूरॉन को आपको समझाया है। न्यूरॉन क्या है, इसकी बेसिक यूनिट है। न्यूरॉन से मिलकर ही नर्वस सिस्टम बनता है। और न्यूरॉन क्या क्रिएट करता है, इम्पल्सेस क्रिएट करता है। इम्पल्स से ही क्या है, सारे के सारे बॉडी में न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड है। और विद इन द न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं। और वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन किस चीज से जुड़े होते हैं, केमिकल इम्पल्स से जुड़े होते हैं। होप इतना आप समझ पा रहे हैं। और इम्पल्स क्या है, एक टाइप का फोर्स है, एक टाइप का चार्ज है, जो क्या कर रहा है, काम को पूरा करने के लिए क्रिएट कर रहा है। ठीक, मतलब कनेक्शन को बनाने के लिए क्रिएट करता है जो न्यूरॉन, उसे हम इम्पल्स कहते हैं। होप आप इतना समझ पा रहे हैं। ठीक, अब न्यूरॉन आपकी बॉडी में तीन टाइप के, ठीक, तीन टाइप के आपकी बॉडी में न्यूरॉन है। एक तो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, दूसरा आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं, एंड थर्ड वन आर इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन इन्हें कहा जाता है। तो एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। ठीक, जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम की यूनिट है। और पहले टाइप का न्यूरॉन है आपका सेंसरी न्यूरॉन। मतलब इनका कनेक्शन कहाँ से होता है, आपके सेंसेस से होता है, जितना आपके सेंस ऑर्गन्स है। ठीक, ये क्या करते हैं, बॉडी से इंफॉर्मेशन को माइंड तक ले जाता है। इनका मेन फंक्शन क्या है, बॉडी से इंफॉर्मेशन को माइंड तक ले जाना। ये सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है। इतना हम समझ पा रहे हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या है, अब जैसे आपने किसी गर्म चीज पर हाथ रखा, गर्म चीज यानी कि गर्म चीज पर जैसे आपने हाथ रखा, तो ये बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। इस एग्जांपल को आप 6-7 से लाखों बार पढ़ता है कि गर्म चीज पर हाथ रखा तो तुरंत से आप हाथ को हटा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, देखिए, जैसे आप गर्म चीज पर हाथ रखते हैं तो जो स्किन है वो आपकी सेंस ऑर्गन है। तो इस इंफॉर्मेशन को, इस गर्म चीज की इंफॉर्मेशन को तुरंत कहां तक ले जाती है, माइंड तक ले जाती है। ठीक, माइंड तक ही क्यों ले जाती है, तो ये क्या करती है, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स जो स्किन है वो क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को माइंड तक ले जाएगी। ये पहला काम पूरा हो गया। अब माइंड से इंफॉर्मेशन आएगी हाथ तक या स्पेसिफिक ऑर्गन तक, जो क्या करेगा, वर्क को परफॉर्म करेगा। ये किसकी मदद से करता है, मोटर न्यूरॉन्स की मदद से। अब मोटर न्यूरॉन कहां से कहां तक चलते हैं, माइंड टू बॉडी चलता है। समझ पा रहे हैं, माइंड टू टारगेटेड बॉडी। वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को देंगे कि हाथ को वहां से हटा, ठीक, और एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक, एक सेंसरी न्यूरॉन है जो बॉडी से माइंड तक इंफॉर्मेशन को ले जाता है। मोटर न्यूरॉन जो यानी कि मोशन को करवाएगा, यानी कि माइंड से बॉडी तक जो इंफॉर्मेशन आती है, जो सिग्नल्स आते हैं, जो इम्पल्सेस आते हैं, वो किस टाइप के न्यूरॉन्स हैं, वो है मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, और जो थर्ड टाइप की न्यूरॉन है, यानी कि जिसे इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहा जाता है, इसमें दोनों एबिलिटीज होती है। ठीक, ये क्या भी कर सकते हैं, वर्क को समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन को बॉडी से माइंड तक भी ले जा सकता है और माइंड से बॉडी तक भी ला सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही एबिलिटी इन न्यूरॉन्स के अंदर होती है। ये न्यूरॉन किस वक्त काम करते हैं, जैसे फाइट एंड फ्लाइट मोड। ठीक है, जिस वक्त डू एंड डाई की सिचुएशन क्रिएट होती है या बहुत पैराडॉक्स सिचुएशन क्रिएट होती है, उस वक्त ये न्यूरॉन्स काम करते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो ये तीनों क्या है, टाइप है न्यूरॉन्स के। न्यूरॉन, आपने उसका कनेक्शन देखा बॉडी में, वो कैसे काम करता है, वो इम्पल्सेस के थ्रू काम करता है। तीन टाइप के आपके न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एंड सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन, एंड थर्ड वन इज आपका इंटरमीडिएट न्यूरॉन। ठीक है, होप इतना आप समझ पा रहे हैं। यहाँ तक कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने सिर्फ न्यूरॉन को समझने की कोशिश की है, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नर्वस सिस्टम। ठीक, नर्वस सिस्टम को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके हम क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। वापस याद दिला दूं, नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो सभी
एक्टिविटीज को बॉडी में, भले वो वॉलंटरी हो इनवॉलंटरी हो, ठीक, सभी की सभी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और यही क्या करता है, बॉडी में होमोस्टैसिस को भी क्रिएट करता है। होमोस्टैसिस आप साथ में इसके तुरंत बाद ही इसे पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में है। तो ये क्या होता है, इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, ठीक, बॉडी के अंदर एक इक्विलिब्रियम सेट करने का काम भी कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है, ठीक। तो नर्वस सिस्टम को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है नर्वस सिस्टम को। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। अब क्या चीज है भाई, नर्वस सिस्टम तो आप समझ गए कि सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर ये दो चीजें क्या है, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी बॉडी के सेंटर में है ना, ठीक, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। तो माइंड एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, ये दोनों ऑर्गन्स किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। ये सेंटर है, ठीक, ये क्या करते हैं, सेंटर से चीजों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। कितना आप समझ पा रहे हैं, ठीक। नाउ अदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब होता है परिधि पर, ठीक है। अब बॉडी क्या है, बाहर की ओर खुलती है, सेंटर जाएंगे, ठीक। तो यहाँ आपको कैसा नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, जैसे हाथों पर, पैरों पर, ठीक है, इन जगहों पर कैसा नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, इस जगह पर आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। होप इतना क्लियर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो इसी जगह खत्म हो जाता है कि इसमें दो ही ऑर्गन्स आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ठीक है, ये सेंटर में सिचुएटेड है, दैट्स व्हाई दे आर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्दर क्लासिफिकेशन की, तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक। होप आप समझ पा रहे हैं नर्वस सिस्टम। देन नीचे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसी जगह खत्म हो जाता है, ठीक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड्स इनटू टू कैटेगरीज, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है, ठीक है, ये चीजें क्या करेंगी, ठीक, किस जगह पर ये काम करती हैं, इन चीजों को समझते हैं, चलिए, ठीक। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जैसे इसका वर्ड ही इसका मतलब बता रहा है, ऑटोनोमिक मतलब कि ऑटोमेट, ऑटोमेटिक जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, उन चीजों को ये डील करता है, उन चीजों में काम करता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन चीजों को संभालता है, ठीक है। एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये वॉलंटरी एक्शंस को संभालता है, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी एक्शंस को संभालता है, ठीक, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका वॉलंटरी एक्शंस को संभालता है, ठीक। होप यहाँ तक आपको क्लियर है। एक लास्ट क्लासिफिकेशन है इसका, आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, ये लास्ट है, मेरा प्रॉमिस है, ठीक। इस जगह पर दो सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। हम इसे क्विकली रिकैप करेंगे। अगर आप पहली बार इस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा, उसे हम आराम से समझ जाएंगे, ठीक। वापस क्विकली अगर देखें तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक। एक आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या चीज है, आपकी इनवॉलंटरी सारे एक्शंस को ये परफॉर्म करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस अगर आपको पता हो, जो इनवॉलंटरी मसल्स थी वो इनवॉलंटरी एक्शंस को करती थी, ठीक, और जो वॉलंटरी मसल्स थी वो वॉलंटरी एक्शंस को करती थी, ठीक। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आ जाती है, वॉलंटरी एक्शंस आ जाते हैं, ठीक। और आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर इनवॉलंटरी एक्शंस आ जाते हैं, ठीक। होप इतना आप समझ पा रहे हैं। नाउ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो आपकी इनवॉलंटरी एक्शंस है ना, वो भी दो टाइप के हैं, ठीक है। वो कैसे कैसे हैं, एक है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक, और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब समझ लीजिए फाइट एंड फ्लाइट मूव, ठीक है, ये सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर आप याद करें इंडोक्राइन सिस्टम में हमने पढ़ा था एडर्नल ग्लैंड, ठीक है। एडर्नल ग्लैंड जो मेड्यूला पार्ट है उसका, ठीक, वो कुछ टाइप के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो
ये हार्मोन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे? फाइट एंड फ्लाइट मोड, ठीक है, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो ऐसे समझो कि नर्वस सिस्टम किसको डील कर रहा है? हार्मोनल सिस्टम को, ठीक है। और हार्मोनल सिस्टम से वो एड्रेनल ग्लैंड से क्या कर रहा है? उसके हार्मोन्स को सीक्रेट करवा रहा है ताकि बॉडी में कैसे सिचुएशन बने, फाइट एंड फ्लाइट मोड, ठीक है। ये ऐसे काम कर रहा है, इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? फाइट एंड फ्लाइट मोड के वक्त पर काम में लाया जाता है, ठीक। और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये काम करता है, कंट्रोल करता है बॉडी में होमोस्टेसिस को, ठीक? और मेनली कब काम करता है? रेस्ट एंड जो डाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है, उसके दौरान काम करता है। तो ये दोनों की दोनों प्रोसेसेस कैसी हैं? ऑटोमेटिक चलने वाली, ठीक। ऑटोमेटिक चलते हुए क्या करेंगी? वर्क को परफॉर्म करती है, पर ये होमियोस्टेसिस को भी सेट करता है, ठीक है। होमियोस्टेसिस मतलब कि बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम को सेटअप करता है, ठीक। बॉडी के अंदर किसी चीज की अगर क्या बढ़ जाती है, ये अमाउंट बढ़ जाता है, तो उसे कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे आप ज्यादा पानी पी लेते हैं तो यूरिन पास आउट करते हुए आप क्या करेंगे? बॉडी को बैलेंस कर देंगे। अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो जाएंगे तो उसके अनुसार आपको ज्यादा प्यास लगेगी, ताकि क्या करें? आपकी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट का रेशियो बराबर हो जाए। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आपको स्वेटिंग होगी और आपका टेम्परेचर वापस डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज बढ़ेगा अगर, तो इसमें पेनक्रियाटिक जो एंडोक्राइन हार्मोन्स है वो काम में लाई जाएंगे, जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक। तो इस तरीके से क्या करेगी बॉडी? अपने अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। इतने तक अगर आप पहली बार इसे पढ़ रहे हैं तो आई नो दैट देयर इज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन कि इतना बड़ा ये चार्ट क्या है और नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या ये चीजें आ गई। हम दो ही पार्ट हमें समझ में अच्छे से नहीं आ रहे थे, इतना ज्यादा क्लासिफिकेशन क्या है। आप अगर इसे 2-3 बार देखेंगे और थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या है। नर्वस सिस्टम के अंदर वो सारे के सारे सिस्टम आ जाते हैं जो बॉडी में वर्क परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एट द एंड वो सभी के सभी किससे कनेक्टेड होते हैं? आपके माइंड से, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। माइंड एंड स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो किसी ना किसी वे में न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक। तो या तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, ठीक, या सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। यानी कि या तो वॉलेंट्री एक्शंस के अंदर आ जाते हैं या तो इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर आ जाते हैं। अगर आप भूल चुके हैं वॉलेंट्री क्या था, इनवॉलेंट्री क्या था, तो वॉलेंट्री आर दोज एक्शंस व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कॉन्शियस माइंड, ठीक है। अगर आप कॉन्शियसली चीजों को परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे हाथ पैर चलना बोलना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इसको आप वॉलेंट्री मूव कर सकते हैं, ठीक, अपनी इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, जो किसके अंदर आ जाते हैं? आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके वो इनवॉलेंट्री एक्शंस आते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस आपको पता होंगे जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है, जो अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, ठीक। और ये अपने अकॉर्डिंग चीजों को डील करता है, जैसे सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक, या कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके खून का बनना, ठीक, खाने का पचना या आपका एक्सक्रिएशन, ठीक है, ये सारी की सारी कैसी प्रोसेसेस हैं? ये है आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस हैं, ये बॉडी खुद ही क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो इसके अंदर फिर क्या आ जाते हैं? दो टाइप आ जाते हैं। जब आप रेस्ट की सिचुएशन है, जब आप कंप्लीटली रेस्ट में हैं, तब कौन सा सिस्टम काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक। जब आप रेस्ट में हैं, जब सिर्फ क्या करना है? खाने को पचाना है, डाइजेस्ट करना है, रेस्ट करना है, ठीक। और पैरासिट जितने भी एनी कंफ्यूजन किसी का माइक? ओके। तो क्या होगा बॉडी में अगर जब आप रेस्ट की सिचुएशन में है, बॉडी में उस वक्त भी बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, उन सारी की सारी एक्टिविटीज को कौन परफॉर्म करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। एंड जब आपके अंदर क्या आ गई? उत्तेजना आ गई है, ठीक, या आप किसी डेंजर की सिचुएशन में, फ्लाइट एंड फाइट मोड, इस मोड पर है, डू एंड डाई की सिचुएशन पर है, या आपका ब्लड प्रेशर अभी क्या है? बिल्कुल स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया है, बहुत ज्यादा लो हो गया है, ठीक। तो नॉर्मल सिचुएशन से ये क्या हो गई है? डाइवर्ट हो गई है, समझ लीजिए, ठीक है। तब कौन सा सिस्टम काम करता है? आपका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम में लाया जाता है, ठीक। तो उसके अंदर मैंने बताया अभी फाइट एंड फ्लाइट मोड, ठीक है, मेनली ये काम करता है। और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है मेनली कब काम करता है? रेस्ट एंड डाइजेशन, ठीक, सर्कुलेशन ऑफ
ब्लड, ठीक, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या रेस्पिरेशन, ये सारी की सारी प्रोसेसेस में कौन काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक, ये सारा का सारा जाल है, सारा का सारा फ्लो चैट है आपका नर्वस सिस्टम का। अगर आपको इसे बनाने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसे ड्रॉ कर कर आपके उसमें फोटोग्राफ डाल दूंगा, आपको काफी मदद उससे मिल जाएगी। ठीक, आप इसे पहली बार अगर पढ़ रहे हैं, अगर पहले पढ़ा है तो इट्स क्वाइट इजी फॉर यू, आई नो। तो इसका लगभग लगभग इतनी चीजें आपकी किसके अंदर? नर्वस सिस्टम के अंदर। अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं कि कितने ऑर्गन्स आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, तो 3 ही ऑर्गन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड वन इज न्यूरॉन्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी कि सेंटर में 2 चीजें हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एंड पूरी की पूरी बॉडी में कौन फैले हुए हैं? न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। ठीक है, इन्हीं की मदद से क्या बनता है? पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। इन्हीं के कनेक्शन से, आपस में काम करने से नर्वस सिस्टम बनता है। बाकी की एक्टिविटीज को हम समझ चुके हैं, जैसे डाइजेशन कैसे होता है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा, रेस्पिरेशन कैसे होता है हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा। ठीक, ऐसे ही होम्योस्टेसिस आप कुछ देर में समझेंगे। ठीक, उस टॉपिक को भी हम अभी क्लियर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम देखने जा रहे हैं यौगिक इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, या अगर नर्वस सिस्टम की कोई व्याधि हो जाए, ठीक है, कोई बीमारी हो जाए इस सिस्टम में, तो इस सिस्टम में व्याधि होने का मतलब क्या है? सारे के सारे सिस्टम डगमगा जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि डिपेंडेंट है ये। ठीक, तो अगर इस सिस्टम में कोई व्याधि होती है तो हम योग की किन क्रियाओं को इस्तेमाल में लाएं, ठीक, जिससे हम क्या कर सके? नर्वस सिस्टम को ठीक कर सके। कौन से योग की क्रियाएं हैं जो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं, हम उन चीजों को समझेंगे। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए, बट अगेन मैं अगर दोहराऊं इस चीज को कि ये बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है। ठीक, जैसे आपका जो सिलेबस हो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, जैसे ब्रेन, ब्रेन के साथ ब्रेन के पार्ट्स, या किस जगह पर क्या है, सेरिब्रम है, किस जगह पर सेरिबेलम है। ठीक, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, बट आप अपने इंटरेस्ट से अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो आपके सिलेबस में मैंने इसे डाला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ photographs and the collective those articles in that PDF। ठीक है, आपकी PDF लगभग तैयार है और कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाएगी वो। तो उसमें सारा का सारा पार्ट हमने डाला हुआ है। ठीक, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही है इस जगह तक, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। वेदर हम स्टार्ट कर सकते हैं आपका जो योगिक एक्सपेक्ट है अराउंड द नर्वस सिस्टम। सर क्रेनियल नर्व भी डीप में नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं, उतना डीप नहीं है। ठीक है सर। ओके, होप आप समझ पा रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी है कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम और उसका मेन फंक्शन क्या है। ठीक, अगर हम शुरुआत करें, बात करें किसकी? योग की क्रियाओं की, योग की जो विधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनका नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर कोई व्याधि उत्पन्न हो जाए, ठीक, तो कैसे उसे ठीक करते हैं। तो अगर हम बात करें योग की प्रथम क्रिया, जिसे हम शोधन क्रिया कहते हैं, तो इसमें षटकर्म है जैसे। ठीक है, तो षटकर्म में से कौन सा ऐसा षटकर्म है जो नर्वस सिस्टम पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है? ठीक, जैसे अगर हम षटकर्मों की बात करें तो नीति, ठीक है, जो नीति क्रिया है, एंड द त्राटक, ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली इफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को। ठीक, अगर नर्वस सिस्टम की कोई व्याधि होती है तो नेति, त्राटक और कपालभाति, कपालभाति इज आल्सो यूजफुल। ठीक, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे? कपाल क्षेत्र से है और दिमाग के अग्र हिस्से से है। ठीक, तो ये तीनों क्रियाएं डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। अगर आपको नर्वस सिस्टम में क्या चाहिए? और ज्यादा विकास चाहिए, वृद्धि चाहिए, तो हमने इन तीनों क्रियाओं को परफॉर्म करना चाहिए। ठीक, अगर हम बात करें बची हुई 3 क्रियाओं की, तो वो क्या करेंगी? परोक्ष रूप से डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेंगी, पर डायरेक्ट रिलेशन उनका नर्वस सिस्टम के साथ नहीं होता है। जैसे बस्ती नौली एंड जो आपकी धोती है, उसका डायरेक्ट रिलेशन आपके नर्वस सिस्टम से नहीं होता। तो अगर आप षटकर्मों में बात करेंगे तो सिर्फ नेति एंड द त्राटक एंड द कपालभाति। ठीक, मेनली द वात क्रम कपालभाति। ठीक है, व्युत क्रम और शीत क्रम का इफेक्ट तो आपको नीति से भी मिल जाता है। ठीक, बट द जो आपकी वात क्रम कपालभाति होती है, जिसे हम नॉर्मली करते हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशन आपके दिमाग के अग्र हिस्से से होता है। वो उस जगह पर क्या करता है? चिंतन मनन की जो क्रिया होती है, एंड द कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड द माइंड, जो मोटर न्यूरॉन का कनेक्शन होता है बॉडी एंड माइंड के बीच में, उसको और क्या करता है? बढ़ाता है।
ठीक, और उसे अच्छा करता है उस कनेक्शन को। तो ये इफेक्ट है कपालभाति का ऑन योर नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें आसनों की, तो सभी प्रकार के आसन, ठीक है, इसी में ऐसा नहीं होगा कि कोई स्पेसिफिक आसन आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा। कुछ क्या कर सकते हैं, ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें इस जगह पर सर्वांगासन या शीर्षासन, ठीक है, ये ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपके नर्वस सिस्टम को। बट कोई भी ऐसा आसन नहीं है जो आपके नर्वस सिस्टम को किसी ना किसी हिस्से से इन्फ्लुएंस ना करता, ठीक है। इट सर कैन बी फिर भी फॉरवर्ड बेंडिंग। बैलेंसिंग आसन तो ज्यादा करते हैं ना? बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि किस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके बैलेंसिंग पोस्चर्स, ठीक है। बट जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, रेस्ट को, डाइजेशन को, इन चीजों को एनहांस कर रहा है, तो रिलैक्सिंग पोस्चर भी मदद करे, ठीक है, किसी ना किसी रूप में नर्वस सिस्टम की मदद कर ही रहे, ठीक। तो सभी प्रकार के इसमें आसन आएंगे, भले वो शरीर संवर्धनात्मक हो, विश्रामकारी हो, या आपके ध्यानात्मक आसन हो। तीनों प्रकार के आसन आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे विद्या जी, तो इस हिस्से के लिए कौन काम करेगा, बैलेंसिंग पोस्चर, ठीक है, या त्राटक, जिसमें त्राटक लगाया जाए, ठीक, वो पोस्चर्स क्या करेंगे, ज्यादा मदद करेंगे इस, सर जस्ट मेरा बिकॉज ऑफ द एक त्राटक, ठीक है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन को एनहांस करेगा, ठीक। सर कोई मेरा कुछ एक कह रहा है? क्वेश्चन है। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि नर्वस सिस्टम की जो बात हो रही है, आप कुछ डिजीज बताएंगे, किस डिजीज के पेशेंट होते हैं ये? लास्ट में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। जैसे मानसिक, इसके अंदर क्या आ जाएंगी, तीन प्रकार की इसमें डिजीज आएंगी वैसे, ठीक है, एक आपकी बॉडी के लेवल पर, ठीक है, एक माइंड के लेवल पर, एंड थर्ड वन इज साइकोसोमैट्रिक, ठीक है, जो बॉडी और माइंड के बीच में डिजीज होती है, ठीक है, उन वो सारी की सारी डिजीज नर्वस सिस्टम के अंदर आती है, ठीक। तो हम थोड़ा बहुत अगर इसे समझ जाए तो लास्ट में क्रियाएं समझना, लास्ट में इन चीजों को कनेक्ट करना काफी ईजी हो, ठीक। सर जो पार्किंसन डिजीज होती है वो नर्वस सिस्टम के ही अंदर हाँ, आती है? हाँ आएगी, उसी के अंदर आएगी। तो इसमें बैलेंसिंग करवाना तो उन लोगों को बहुत ज्यादा टफ है। नहीं, हम उस चीज से को नहीं टच करेंगे ना उस वक्त, ठीक है, किसी और रास्ते से चलेंगे। जो चीज टफ बैठ रही है, हमें साफ से दिख ही रहा है कि उन चीजों को नहीं करवाया जाता है, वैसे बॉडी में उतनी ज्यादा कंपन होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली बैलेंसिंग आसन आप खड़े होकर नहीं करवा सकते, पर बैठकर त्राटक करवा सकते हैं, ठीक है, सांसों को शांत करवा सकते हैं। ये दोनों चीजें क्या करेंगे, बैलेंस को इनहेंस करेंगे, ठीक है। फिर आप खड़े होकर, ठीक है, नॉर्मली खड़े होकर बैलेंस को बढ़ाएंगे। फिर कभी कभी आप एक पैर को 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर दूसरे पैर को 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है, ये 3 सेकंड, धीरे धीरे हम अवधि को बढ़ाएंगे। एक छोटा बच्चा जैसे चलना सीखता है, वैसे ही उस व्यक्ति के ऊपर काम करना पड़ता है उसके बाद। जैसे बच्चा भी चलते हुए कांपता रहता है ना, पर पार्किंसन की डिजीज वाला व्यक्ति भी हर वक्त कांपता रहता है। धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, उसकी सांसों को, उसके मन को शांत करना पड़ता है। किसी ना किसी लेवल पर अंदर मन और सांसें क्या रहती है, हिलती डुलती रहती है, और शरीर और मन के बीच का जो संबंध है वो हर वक्त हिलता रहता है। दैट्स व्हाई द डिजीज ओवरकम्स, ठीक है, वो डिजीज अकर्स, ठीक, इसी वजह से वो डिजीज बनती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए धीरे धीरे आपको बॉडी के लेवल पर और माइंड के लेवल पर कंसेंट्रिक होने की जरूरत है, और इन दोनों के बीच का जो पैसेज है, जो ब्रिज है, उसको बहुत मजबूत बनाने की जरूरत है। दैट वाज इज ब्रीदिंग, ठीक है, जो सांस है उस ब्रिज को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, ठीक। आएंगे उस हिस्से पर, कुछ देर आप अगर रुक जाएं, ओके, ठीक। थैंक तो आसनों की मैं बात कर रहा था, तो सभी प्रकार के आसन इस जगह पर इस्तेमाल में आएंगे, ठीक है, और सभी प्रकार के आसन किसी ना किसी स्तर पर आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, ठीक। वो तीनों टाइप के आसन आएंगे, और क्योंकि उसमें क्या डेफिनेशन इंक्लूड हो रही है, स्थिर सुखम आसन, ठीक है, स्थिरता और सुख, ठीक है, स्थिरता बॉडी से रिलेटेड है और सुख आपके माइंड से रिलेटेड है। एंड बॉडी एंड माइंड के बीच का कनेक्शन ही क्या है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये सभी क्या कर रहा है, दोनों चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो इसी वजह से सभी के सभी आसन इसके भीतर आते हैं, ठीक। अगली अगर मैं बात करूं प्राणायाम की, तो प्राणायाम में मेनली भ्रामरी प्राणायाम, ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें दोनों नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है और बीच में कुंभक भी लगाया जाता है, ठीक है, ये प्राणायाम इस्तेमाल में लाया जाता है। और कुंभक, ठीक है, अगर मैं स्पेशली बात करूं किसी भी प्राणायाम में जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कुंभक कर रहे हैं, ऐसे तो हम सभी प्राणायामों में क्या करते हैं, कुंभक करते हैं, ठीक। तो इसी वजह से सभी प्राणायाम क्या करते हैं, धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम को
विकसित करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये विकसित करने में मददगार है क्योंकि प्राणायाम क्या है, मेनली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, कैपेबल बनाता है आपकी बॉडी को कि ज्यादा वो क्या करे, प्राण वायु को, शक्ति को अंदर क्या कर सके, एकत्रित कर सके। और इसी प्राण वायु से, इसी शक्ति से क्या भी चलते हैं, आपके न्यूरॉन्स भी चलते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो है उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ज्यादा शक्ति आपके भीतर होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो सभी प्रकार के प्राणायाम तो इस्तेमाल में आएंगे ही, पर ज्यादा किन प्राणायामों का हम इस्तेमाल में लाते हैं जो क्या करें, थोड़ा बहुत दिमाग को शांति करें। जैसे भ्रामरी प्राणायाम मन की क्या करता है, शांति प्रकट करता है, मन को थोड़ा बहुत शांत करता है। ठीक, दूसरी जैसे डिजीज है, दूसरी जैसे प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, वो क्या करता है, बॉडी में होमियोस्टेसिस को और ज्यादा एनहेंस करता है। होमियोस्टेसिस की जो प्रोसेस है, जो एबिलिटी है किसकी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसकी एबिलिटी को और ज्यादा एनहेंस करता है। ठीक, तो सभी प्रकार के प्राणायाम, पर मेनली हम किनको इस्तेमाल में लाते हैं, भ्रामरी प्राणायाम एंड नाड़ी शोधन। ठीक है, हम इस जगह पर किसी भी प्राणायाम को नकार नहीं रहे हैं कि हमें सूर्य वेदी नहीं करना चाहिए या उज्जयी नहीं करना चाहिए। ये डिजीज टू डिजीज क्या करेंगे, वेरी करेंगे। अगर आपको साथ में ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी है, बॉडी में क्या है, ऑलरेडी हीट बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, साथ में शीतली शीतकारी कुछ ऐसे प्राणायामों को इस्तेमाल में लाएंगे जिससे क्या हो, शरीर में ठंडक बढ़े। अगर आपके शरीर में कफ ज्यादा है, आपका शरीर ज्यादा ठंडा है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, एक्टिविटी थोड़ा कम रहती है, आप आलसी हैं थोड़ा बहुत, तो आपकी बॉडी में सूर्य नाड़ी को जगाने की जरूरत है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, सूर्य वेदी, उज्जाई, भस्त्रिका, ठीक है, इन प्राणायामों को इस्तेमाल में लाते हैं। बट पर्सन टू पर्सन एंड डिजीज टू डिजीज द प्राणायाम्स वुड बी वेरी। ठीक, बट मेनली हम किन चीजों को इस्तेमाल में लाते हैं, भ्रामरी एंड नाड़ी शोधन। ये हम किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि अगर व्यक्ति को डिप्रेशन ना हो। ठीक है, डिप्रेशन के केसेस में शुरुआत में आप भ्रामरी प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, नाड़ी शोधन कैन बी यूज्ड। ओके, अगला अगर मैं बात करूं मुद्रा की, ठीक है, मुद्राओं में शांभवी मुद्रा बहुत बेनिफिशियल है, ठीक, फॉर नर्वस सिस्टम। ये वापस क्या कर रहा है, आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा रहा है और धीरे धीरे क्या करता है, न्यूरॉन्स को नंबर को भी बढ़ाता है। जो आपके नर्व सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है शांभवी मुद्रा। ठीक है, अगर शांभवी मुद्रा की आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो देखा गया है कि इससे क्या होता है, जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है या नर्व सेल्स है वो रिप्लिकेट होता है, वो और ज्यादा बढ़ते हैं। और अगर उनका नंबर बढ़ता है तो ऑब्वियसली कौन अच्छा होगा, कौन बढ़िया तरीके से काम करेगा, वो है नर्वस सिस्टम। ठीक, और इसी के साथ हम इस्तेमाल में ला सकते हैं जैसे खिचड़ी मुद्रा है। ठीक, ये भी, इसका भी अच्छा इफेक्ट आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर, पर इसे सही टेक्निक से करना चाहिए। ठीक, और ध्यान की सारी विधियां इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा विधियां हैं, कहा जाता है कि 108 टाइप के मेडिटेशन टेक्निक्स हैं आपके पास। तो 108 टाइप के मेडिटेशन टेक्निक्स में से सभी मेडिटेटिव टेक्निक्स इस्तेमाल में लाई जा सकती है, क्योंकि मेडिटेटिव टेक्निक्स आपके मनस पटल पर काम करती है। ठीक है, मानसिक स्तर पर काम करती है, और उसके जो काम करने का तरीका है वो, उसके बीच में रास्ता किसका बनता है, नर्वस सिस्टम का ही बनता है। बट देखना चाहिए कि इंडिविजुअल के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है। ठीक है, उसकी बॉडी क्या करेगी, एक स्पेसिफिक टेक्निक की तरफ ज्यादा क्या होगी, झुकी हुई होगी। जैसे किसी व्यक्ति का अगर जो रुचि है, जो उसके इंटरेस्ट है, वो टूवर्ड्स भक्ति ज्यादा है, ठीक है, तो उसके भक्ति टाइप के जो मेडिटेशंस है, ठीक है, लय योग के जो मेडिटेशंस है, उन्हें ज्यादा प्रेफर करना चाहिए उसने, एज कंपेयर टू द साधक ऑफ ज्ञान योग। ज्ञान योग की जो साधना है उसके मेडिटेशन से ज्यादा बेनिफिशियल उसके लिए क्या होंगे, भक्ति योग के जो मेडिटेशन है वो बेनिफिशियल होंगे। या इस जगह पर अगर हम कुछ टाइप्स की बात करें, अगर व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा एंशियस है, एक जगह पे कंसंट्रेशन क्रिएट नहीं कर पाता, तो इस जगह पर चरण है आपके किस चीज के लिए, मेडिटेशन के लिए। जैसे ग्रहण संहिता में हमने मेडिटेशन पढ़े थे, तो 3 टाइप के उस जगह पर मेडिटेशन पढ़े थे। एक आपका जो स्थूल ध्यान था, दूसरा ज्योति ध्यान था, और तीसरा सूक्ष्म ध्यान था। ठीक, धीरे धीरे आप ऐसे भी स्टेप बाय स्टेप डीपर मेडिटेशन में, या जो सटल मेडिटेशन है उनके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो ये कंप्लीट रिलेशन है ध्यान की, योग की सभी क्रियाओं का, एंड कनेक्शन विथ नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें अब डिजीज की, ठीक है, मेनली किस टाइप की डिजीज होती है अगर नर्वस सिस्टम ठीक तरीके से कार्य ना करे, ठीक, और इसमें हमने किन चीजों को यूज करना चाहिए। तो अगर हम 2-3 चीजों की बात करें तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा किस टाइप की दिक्कतें होंगी। शारीरिक स्तर पर, ठीक है, पार्किंसन वो डिजीज है,
ठीक, अगर नर्वस सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से काम ना करे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आपके नसें अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, न्यूरॉन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी एंड माइंड के बीच का कनेक्शन क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। देखा है जब हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो आपके लिए क्या है, बहुत पैराडॉक्स है, ठीक है, जिस वक्त आपका मन शांत नहीं रह पाता, तो देखना उस दौरान आपके हाथ कांपने लगते हैं, ठीक है, आपकी जबान कांपने लगती है। ये कंपन क्यों पैदा हो रही है? ये कंपन इसी वजह से पैदा हो रही है क्योंकि मन अभी स्थिर नहीं है, ठीक। शरीर में कंपन होने का यही अर्थ है। और इसके साथ जैसे क्या है, कई लोगों को विद द एज, जैसे एज क्या हो रही है, ओल्डर हो रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं, तो उस वक्त भी क्या है, बॉडी एंड माइंड का कनेक्शन अपने आप लूज हो जाता है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विद द बुढ़ापे के साथ क्या होगा, अपने आप पार्किंसन डिजीज सभी को आएगी, ठीक है, बट जिसके अंदर क्या होगा, बॉडी एंड माइंड के बीच का कनेक्शन जिसका लूज हो जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, ये पार्किंसन डिजीज देखने को मिलेगी। ये बॉडी के लेवल की डिजीज है, ठीक है, बॉडी के लेवल की, यानी कि बॉडी इसमें क्या करेगी, उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, किसके साथ, माइंड के साथ, ठीक। तो इस वक्त हमने किन चीजों को इस्तेमाल में लाना चाहिए, ठीक, इन जगह पर हम कंसंट्रेशन वाली चीजों को इस्तेमाल में लाना चाहिए हमें सभी, ठीक है, मुद्राओं एवं बंधों का विशेष इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, और आसनों में धीरे धीरे हमने एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए, जैसा अभी अर्चना जी कह रही थी, ठीक है, वो सारी चीजें हमने क्या करनी चाहिए, इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ठीक। मनस पटल पर अगर मैं बात करूं किस प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होंगी, तो जैसे चिंता, तनाव, ठीक है, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, ठीक, एंड द एंजाइटी एंड द स्ट्रेस, ठीक है, ये 3 टाइप की डिजीज आपको देखने को मिलेंगे अगर आप क्या कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम आपका अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, माइंड अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, ठीक। तो 3 टाइप की डिजीज में से कोई सी भी डिजीज, ऐसा नहीं होगा कि आपको स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, तीनों एक साथ ही आ जाए, ठीक है। हाँ, बीमारियां कभी अकेली नहीं आती, उनके पीछे कुछ ना कुछ बीमारियां जरूर आएंगी, बट अगर आपको डिप्रेशन है, ठीक, तो एक क्या है कि आपका नर्वस सिस्टम यानी आपका माइंड एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, क्या कर रहे हैं, किसी एक थॉट के पीछे ही बिजी हो गए, ठीक, इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। बहुत गहराई में वो चले गए हैं किसी भी थॉट्स के, और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके बीच में भी क्या है, कनेक्शन बना रहता है। अगर वो कनेक्शन भी लूज हो जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खुद में ही बिजी हो जाए, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको सिग्नल भेजता ही रहे, पर वो क्या ना कर पाए, रिस्पॉन्ड ना कर पाए, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना कि केमिकल इंपल्सेस होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में केमिकल इंपल्सेस बनते हैं, न्यूरॉन और न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड रहते हैं केमिकल इंपल्सेस से, ठीक। तो केमिकल इंपल्सेस क्या हो जाते हैं, इस जगह पर लूज हो जाते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को बता ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है, क्या उसने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो डिप्रेशन वाले व्यक्ति या जो अपने में क्या है, खोए हुए व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे गर्म चीज पर उसने हाथ रख दिया और हाथ जल गया, ठीक है, उसके बाद उसे पता लगा कि मेरा हाथ जल चुका है, ठीक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन ने जो इंफॉर्मेशन थी वो माइंड तक पहुंचा ही नहीं पाया, या माइंड तक पहुंचाई भी तो माइंड क्या था, अपने आप में बहुत ज्यादा बिजी था, ठीक है। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे चिंता की सिचुएशन है, चिंता की सिचुएशन में क्या होगा, आपके माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आ रही हैं, बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के आपके माइंड में विचार आ रहे हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि कैसे इसे कंट्रोल करना है। उस वक्त भी आपने क्या करना है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत करने की जरूरत है, ठीक। कोई भी चीज अगर अति में होने लगे तो आपके लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा घातक होगी। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इम्पल्सेस इतने ज्यादा बनते हैं, जो न्यूरॉन्स है उनके बीच में इतने ज्यादा इम्पल्सेस बनते हैं कि वो बेकार में कुछ भी काम करते रहते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं ना आप लोगों को कि कोई चेयर पर बैठा है और बेवजह अपने हाथों को हिला रहा है, बेवजह अपने पैरों को हिला रहा है, ठीक है, बेवजह अपने घुटनों को हिलाता जा रहा है, ठीक। क्यों ऐसा वो कर रहा है? क्योंकि ये भी क्या है, किसी ना किसी टाइप का माइंड उसमें क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसा करो, वो अपनी ऊर्जाओं को उस तरीके से व्यय करता है, ठीक। माइंड का कोई ना कोई हिस्सा उन चीजों को चलाता रहता है, ठीक। तो ऐसे में क्या है, बेकार में उसकी बॉडी में इम्पल्सेस बनते हैं और उसका मन क्या है, बहुत ज्यादा बेचैन। ऐसी स्थिति में उसके मन को थोड़ा बहुत शांत करने की जरूरत है। जब मैं इस जगह पर मन कह रहा हूं तो एनाटमी में हो गया माइंड, ठीक है, यानी कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये इस जगह पर स्थिर नहीं है, इनको स्थिर करने की जरूरत है।
अगर इन्हें स्थिर करेंगे तो मानसिक पटल पर जो पैदा हो रही है डिजीज, ठीक है, उनका क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। और तीसरी टाइप की डिजीज है आपकी, वो साइकोसोमैटिक है, ठीक है, यानी कि वो शरीर से या मन से नहीं जुड़ी, ठीक है, वो दोनों चीजों से जुड़ी है, शरीर से भी जुड़ी है, मन से भी जुड़ी है। अगर मैं इन्हें थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे एनाटमी मानती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस जगह पर है, आपका ब्रेन के इलाके पर और आपके स्पाइनल कॉर्ड के इलाके पर, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा बॉडी पर फैला हुआ है, ठीक। दूसरे शब्दों में क्या कह रही है एनाटमी, देखो कि हर एक जो सेल है उसके पास अपनी एक बुद्धि है, ठीक है। जैसे आप सेल पढ़ते हैं ना, सेल में बहुत ज्यादा क्या होती है, आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म होती रहती हैं। सेल के अंदर भी है माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, वो भी क्या न्यूक्लियस इज करता द है। ब्रेन ऑफ सेल, हाँ न्यूक्लियस। जी, हाँ, ठीक है, हर एक उसके अंदर क्या है, अपना अपना ब्रेन है, ठीक है, हर एक सेल के अंदर अपना अपना ब्रेन है। तो यही वो कह रही है, हर तो बॉडी का जो मैक्सिमम ब्रेन है वो इस जगह पर है, ठीक है, पर हर एक सेल के पास अपना एक ब्रेन है, ठीक है, वो अपने फंक्शन पूरा करती है उस ब्रेन के थ्रू। तो जब क्या होता है, साइकोसोमैटिक डिजीज क्रिएट होती है, तो इस माइंड के बीच में और उस न्यूक्लियस के बीच में या उन सेल्स के बीच में क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे साइकोसोमैटिक डिजीज हम किन्हें कहते हैं, तनाव की स्थिति हम साइकोसोमैटिक डिजीज के अंदर ले जाते हैं, ठीक है, या साइकोसोमैटिक डिजीज आप कोई भी पकड़े, जैसे स्टीरिया एक टाइप की साइकोसोमैटिक डिजीज, ठीक, या अगर आप किसी भी चीज का दमन करें, ठीक है, किसी भी वेग का, भावना का, ठीक है, इन चीजों का आप दमन करते हैं, ठीक है, या शरीर की किसी भी भावना का, किसी भी ऊर्जा का आप दमन करते हैं। जैसे आपको क्रोध आ रहा, आपको गुस्सा आया, पर आपके सामने जिसके ऊपर आपको क्रोध आ रहा है वो आपसे बड़े हैं, ठीक है, या उस जगह पर आप गुस्सा नहीं निकाल सकते, तो आप अपने गुस्से को पी जाते हैं। ऐसा मत सोचो कि आप उसे पी जाते हो और वो गुस्सा गायब हो जाता है। वो शरीर में कुछ ना कुछ विकृतियां उत्पन्न करता है, ठीक। वो विकृतियां उत्पन्न होते होते धीरे धीरे क्या करती हैं, कुछ दिनों में एक जटिल रूप ले लेती है, एक क्रॉनिक रूप ले लेती है वो। और उसके बाद क्या होता है कि उससे इन्फ्लुएंस होता है बॉडी एंड माइंड के बीच का कनेक्शन, वो उतना स्मूथ नहीं रहता, ठीक, वो धीरे धीरे किसी ना किसी लेवल पर क्या होता है, बिगड़ता रहता है। इन चीजों के लिए हमने क्या करनी पड़ती है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि जिस जगह से क्रोध दमित किया गया है, ठीक है, उन स्तरों पर उसे खोलना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप में हमने डायनेमिक मेडिटेशन को यूज करना पड़ता है। अगर आपने कभी क्रोध को दबाया है तो क्रोध को बाहर निकालना भी जरूरी है, ठीक, तो क्रोध को किसी ना किसी रूप में बाहर निकालना, ठीक। तो देखा है ना आपने कि इस टाइप के मेडिटेशन में व्यक्ति क्या करता रहता है, बेवजह हंसता रहता है, बेवजह रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो अपने भीतर जो दमित उसके वेग थे, वेग जो ऊर्जाएं थी, उन्हें वो बाहर निकालता है। क्योंकि वही वेग उसके शरीर में क्या बन रहे हैं, वही फंसी हुई जो ऊर्जाएं हैं वो उसके शरीर में क्या बन रही है, साइकोसोमैटिक डिजीज बनती है, ठीक। वही क्या करती है, बॉडी एंड माइंड के बीच में हर वक्त एक डुअलिटी को क्रिएट करती है। जो बॉडी करना चाहती है वो माइंड नहीं करना चाहता, ठीक, और जो माइंड करना चाहता है वो बॉडी नहीं करना चाहती। इस टाइप का कंफ्यूजन हमेशा बॉडी के अंदर बना रहता है, और यही धीरे धीरे क्या करती है, साइकोसोमैटिक डिजीज को क्रिएट करती है, ठीक। इन्हीं का जो मेन रूट कॉज है वो ये है, ठीक, कि अगर आप किसी ऊर्जा का दमन करते हैं तो उससे क्या होगा, इस जगह पर साइकोसोमैटिक यानी कि मनोदैहिक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती है, ठीक। ये 3 टाइप की मेन डिजीज है, मैंने इन्हें आपको डिस्कस किया, एक बॉडी के लेवल पर, एक टोटली माइंड के लेवल पर, एक बॉडी एंड माइंड के लेवल पर साइकोसोमैटिकली, ठीक। हमने देखा कि यौगिक किन प्रक्रियाओं को हमने इसके एनहेंसमेंट के लिए यूज करना चाहिए, ठीक। होप नर्वस सिस्टम से जुड़ी चीजें आपको क्लियर है कि नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ठीक, इन ऊपर ऊपर सुपरफिशियली, ठीक। और यौगिक क्रियाएं जो है वो नर्वस सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। धीरे धीरे किन यौगिक क्रियाओं को इस्तेमाल में लाकर आप नर्वस सिस्टम को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं, ठीक है, उनमें विकास कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करके आप चीजें पूछ सकते हैं। एल्जाइमर्स जो होती है वो भी इसी के उसमें आया ना फिर? हाँ जी, ठीक है। मेन क्या होता है, देखो एल्जाइमर के अंदर क्या होता है आप मानते हो? हेलो सोनाली जी, हेलो, आप इधर? हाँ जी, यस सर। हाँ, अच्छा, आप मुझसे एल्जाइमर, पूछ। हाँ जी, हाँ, वो भूलते हैं ना, जैसे कुछ मेमोरीज बहुत लॉस होने लग जाती है उनकी। इनिशियली तो कुछ कुछ थोड़े थोड़े मोमेंट्स के लिए होता है, लेकिन आफ्टर दैट वो बहुत लॉन्ग पीरियड्स के लिए उनकी मेमोरी
दे डोंट देखो नो हमारी एनी। जी जो मेमोरी है हमारी, ठीक, वो कैसे काम करती है, देखो कि अनकॉन्शियस लेवल से जब भी जरूरत है आपको किसी भी चीज की, वो कॉन्शियस लेवल पर आ जाना, ठीक है, यही आपकी मेमोरी है। ठीक, जब आपको अभी चीजों की जरूरत नहीं है, जैसे आपको फोन का कोई पासवर्ड है या एटीएम का पिन है, अभी आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, तो आपने उसे कहाँ रखा है, अनकॉन्शियस माइंड पर रखा है, सेफली रखा है। ठीक, जब आपको उसकी जरूरत है तो वहां से निकाल कर आप कॉन्शियस माइंड पर उसे लाओगे, उस मेमोरी को, और यूज करोगे, दैट्स इट, खत्म। ठीक, इसी कनेक्शन को क्या बोलते हैं, मेमोरी कहते हैं, और मेमोरी कुछ नहीं। ठीक, और जब व्यक्ति क्या करता है, आपस में टूट जाता है, यानी कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में भी क्या होता है, उतना अच्छा फ्लो नहीं बन पाता, कनेक्शन नहीं बन पाता, तो ये अल्जाइमर को क्रिएट करता है। धीरे धीरे शुरुआत में कैसा होगा कि आप चाबी रखकर भूल गए, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं, कोई वस्तु कहीं रखकर आप भूल जाते हैं, ठीक है, ये शुरुआत है किन चीजों की, अल्जाइमर की ही कह सकते हो। ठीक, क्योंकि आपकी बॉडी एंड माइंड के बीच में उतना अच्छा क्या नहीं है, नहीं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में उतना अच्छा कनेक्शन नहीं। क्यों अच्छा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हर वक्त कहीं ना कहीं बिजी, किन चीजों में बिजी है, जैसे स्ट्रेस में बिजी हो सकता है, ठीक है, आप शायद अपने दिन भर की एक्टिविटीज में कोई भी ऐसा काम नहीं करते जब कॉन्शियस माइंड थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सके। ठीक, तो ये धीरे धीरे विद द टाइम क्या करता है, इन्हीं चीजों को बढ़ावा देता है कि आप आपके जीवन में भुलावे जैसी चीजें, ठीक, वो बढ़ेंगी। आप दिन भर सोचिए, आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, और व्यस्त होने की स्थिति में क्या होता है, आप बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। कहते हैं ना लोग कि मैं, मेरा बिजी लाइफस्टाइल है, दैट्स व्हाई मैं कुछ चीजें मैं भूल गया, किसी जगह पे मुझे जाना था, मैं भूल गया। ऐसा ही है माइंड के साथ। माइंड भी अगर क्या करता रहेगा, हर वक्त बहुत ज्यादा काम करता रहेगा और उसे रेस्ट नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देगा। ठीक, इस जगह पर भी किस चीज की कमी है, रेस्ट की कमी है, या व्यायाम की कमी है, या न्यूरॉन्स के नंबर बहुत ज्यादा कम है, ठीक, माइंड बहुत ज्यादा वीक है, तो ये धीरे धीरे किन चीजों को क्रिएट करता है, अल्जाइमर को क्रिएट करता है। ठीक, होप आप पीछे का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, और ये भी समझ पा रहे हैं कि इसे ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, पहले मन को शांत करना है। ठीक, और दूसरा, अल्जाइमर की उन चीजों में, ठीक है, उन विचारों को आप जल्दी भूल जाएंगे जो आप क्या करेंगे, बेचैन होके याद करें। ठीक है, जैसे आप किसी चीज को बेचैन होके याद करो, अब वो आप उसे बहुत ज्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाओगे। ठीक, पर जिन चीजों को आप शांत क्षणों में, शांत रहकर, रिलैक्स होकर, सुपर कूल माइंड के साथ सुनोगे, समझोगे, वो आप बहुत ज्यादा समय तक याद रख पाओगे। ठीक, और उसमें क्या होता है, डीपली कनेक्शन भी होता है, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस भी जुड़ता है। ठीक है, जितनी ज्यादा चीजें आप जोड़ पाओगे, उतनी अच्छी तरह आप समझ पाओगे। जैसे किसी चीज को आप पढ़ने के लिए सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जैसे आप किताब पढ़ते हैं सिर्फ आंख का इस्तेमाल करते हैं, पर जैसे आप मुझे सुन रहे हैं अभी, तो आप आंख का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कान का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर साथ में आप लिख भी रहे हैं तो लिखने का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने ज्यादा आप सेंसरी ऑर्गन्स को एंगेज करते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक नॉलेज, वो क्या होता है, उतनी गहरी याद बनती है। तो इन चीजों को याद करने के लिए या इस बीमारी से उभरने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करना पड़ता है विथ काम माइंड। ठीक है, शांत होकर आप इन चीजों को अगर करते हैं तो डीप मेमोरी क्रिएट होती है, और इस मेमोरी को जल्दी से भूलना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, फिर भी अल्जाइमर की बीमारी से ऊपर उठने के लिए आपने सबसे ज्यादा जरूरी है कि कॉन्शियस माइंड को पहले शांत करो। ठीक, ये उसी के अंदर आता है। तो और जो मसल से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स होती हैं किसी किसी को, जो जेनेटिक होती हैं, जैसे मसल्स वीक होने लग जाती हैं, वो दे कान लिफ्ट, या मतलब लेग नहीं लिफ्ट कर सकते या हैंड्स नहीं, धीरे धीरे उनका लोअर बॉडी, एक बेकर्स करके एक डिजीज है, जी जी उसमें इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम। तो और जी वो पता भी चलता है कि जब आप टीनेजर हो जाते हैं, देन पता चलता है कि यू हैव दिस डिजीज। तो उसमें जैसे मसल से रिलेटेड है, तो वो भी इसी की कैटेगरी में ही है, लाइक नर्वस सिस्टम से ही related है। रिलेटेड तो होगा, ठीक, पर ये इनवॉलेंट्री एक्शन से रिलेटेड होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर जैसे आपका ऑटोनॉमिक था ना, ऑटोनॉमिक हिस्सा है जो जो इनवॉलेंट्री है, ठीक है, आपका उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। यू कैन जस्ट मेंटेन दैट, कि जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग अगर रोज चलते रहे तो क्या है, वो चलते रह पाते हैं, पर अगर वो एक हफ्ते के लिए रेस्ट कर लें तो क्या होता है, फिर उनके लिए उतना चलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से वो कहते हैं कि हमें रोज चलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी जिनके अंदर इस टाइप की डिजीज होती है, वो इस डिजीज को सिर्फ क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, वो अपनी एबिलिटी को धीरे धीरे इनहेंस तो कर सकते हैं, बट ये टोटली उस डिजीज से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्होंने अपनी बॉडी के खिलाफ लड़ना पड़ता है।
ठीक। तो साथ में अगर वो मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस करते रहे, अपने अनकॉन्शियस हिस्से को भी कॉन्शियस बनाते रहे, धीरे धीरे अपने भीतर की कंफ्यूजन को भी कम करते रहे, तब तो क्या हो सकता है, आप उस डिजीज से बाहर आ सकते हैं। रेदर अगर आप मेडिटेशन को साथ में प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक, या अनकॉन्शियस हिस्से के साथ कोई स्पेसिफिक डील नहीं करते, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट नहीं करते अपने डे टू डे लाइफ में, तो इस डिजीज से बाहर आना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जेनेटिक्स है। ठीक, जेनेटिक्स मतलब क्या है, पहले से आपके अंदर ये सेट है, आपकी बॉडी में पहले से ये पाथ सेट है। ठीक, और आपने उस डिसाइडेड पाथ को फॉलो करना है। ठीक, ये कब ठीक हो सकता है, जब आप विद्रोह पैदा करो कि मुझे डिसाइडेड पाथ से नहीं जाना। ठीक है, ये कब हो सकता है, जब आप अनकॉन्शियस हिस्से को थोड़ा बहुत कॉन्शियस बनाओ। ठीक, ज्यादा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, रोज उतनी प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, तभी आप इस चीज को मेंटेन रख पाएंगे। जैसे आप क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अपने पैर को मूव कर सकते हैं, आप अगर उतना ही मूव करते रहे तो आप उस जगह को मेंटेन कर सकते हो बस। ठीक, बट अगर आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस ना करें तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो एबिलिटी कम होने लगेगी अगर आपने प्रैक्टिस को छोड़ा। ठीक, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है वैसे। जी, मेडिटेशन ही हेल्प कर सकती है ऐसे लोगों को। हाँ, ठीक है, मेडिटेशन ही हेल्प करेगा, क्योंकि वो माइंड के बहुत डीपर लेवल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, मेडिटेशन को कोई ऐसी टेक्निक आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे डांसिंग है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई नृत्य है, इस टाइप का अगर कोई मेडिटेशन है, जैसे लय योग में हम प्रैक्टिस करते हैं, या म्यूजिक के साथ थोड़ा बहुत फ्लो करना, उसे पता भी ना लगे कि वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को कैसे मूव कर रहा है। ठीक, ऐसी चीजों को अगर आप इस्तेमाल में लाते हैं, ये डीपर लेवल ऑफ मेडिटेशन में बॉडी के बहुत और एक्सपेक्ट को भी और डायमेंशंस को भी समझते हैं। तो उसी लेवल पर क्या हो सकता है, वो जेनेटिक कोड को या जेनेटिक जो पाथवे है उसको थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। ये सब योग मानता है इसको। आपका जो एलोपैथ है या जो मॉडर्न साइंस है, इन चीजों को नहीं मानती है। ठीक है, वो इन चीजों के लिए सिर्फ आपको मेडिसिन देगी, जिससे आप इस एरिया को, इस लेवल ऑफ एक्टिविटी को सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, हाँ, बिकॉज अकॉर्डिंग एलोपैथिक तो इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। एंड ये मेरे एक्चुअली कोई नोन है, उनके हस्बैंड को है, एंड ही इज नॉट दैट ओल्ड, मतलब लेट 30s वाली एज है। एंड सिचुएशन इज दैट कि अगर वो वॉशरूम भी जाते तो ही नीड दैट वो सपोर्टिंग ट्रेल्स वगैरह उन्हें चाहिए होती है, अदरवाइज वो गिरते हैं, उनके फ्रैक्चर वगैरह कभी भी हो जाते हैं, लाइक लेग फ्रैक्चर या एंकल फ्रैक्चर। ये बहुत पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल के साथ। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कभी हो, बट अगर होता ही है तो कांट बाहर आने का सही रास्ता। वो हाँ जी। बेंड भी नहीं होते। क्योंकि क्या किया होगा ना, कभी भी अगर लंबा रेस्ट किया होगा, बेंडिंग को अवॉइड किया होगा, तो ये क्या होता है, इतनी जल्दी से आपके ऊपर हावी हो जाता है। ठीक, विद द टाइम 1-2 साल में, 2-3 साल में इतनी ज्यादा आपके मूवमेंट्स और एबिलिटीज जो होती हैं मूवमेंट्स की, उनको इतना ज्यादा डिग्रेड कर देता है, इतना ज्यादा डाउन कर देता है, इतना आपके ऊपर हावी हो जाता है, मेंटली भी आपको बहुत ज्यादा वीक बना देता है कि आपका अपने ऊपर से आत्मविश्वास ही खो जाता है। मे ठीक, बी वो उसके बाद आप बहुत अच्छे से लग जाते हैं तो और जल्दी इफेक्ट करता होगा ना, वो हम डर ठीक के है, भी फिर बहुत। उन चीजों को और ज्यादा मोटिवेट करते हैं इंटरनली। ओके, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? होप चीजें क्लियर है आपको। ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका इसके बाद होम्योस्टेसिस का, अगर आप उसे हेडिंग डाल दें तो हम इसे क्लियर कर लेते हैं। अभी बहुत छोटा पॉइंट है, और ऑल ओवर जो चीजें हैं आपकी इस यूनिट की, वो लगभग लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल हम फिर सेंसरी ऑर्गन्स को कंप्लीट करते हुए इस यूनिट को पूरा कर देंगे। ठीक, और इसके अंदर अभी आप हेडिंग डाल दीजिए होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज जस्ट द इक्विलिब्रियम, इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहते हैं उस सिचुएशन को जिसमें क्या है, सारी चीजें मेंटेन लेवल पर रहती है। ठीक है, एक फिक्स लेवल पर, मेंटेन लेवल पर रहती है। इस लेवल को बॉडी के हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, जैसे इक्विलिब्रियम को आप साइंस में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं कि जिस जगह पर क्या हो चुका है, जैसे पानी जम चुका है, ठीक है, ये तो पूरी की पूरी दूसरी स्टेट है जिसे हम क्या कहते हैं, आइस। एक जगह पर, जिस जगह पर आइस पूरी गल चुकी है, पानी बन चुका है, ठीक है, इसे हम कहते हैं वाटर, यानी कि लिक्विड स्टेट। एक है सॉलिड स्टेट, एक है लिक्विड स्टेट। ठीक, बट एक ऐसा भी टेम्परेचर होगा जिसमें क्या होगा, पानी बर्फ भी बन रहा होगा। ठीक, धीरे धीरे बर्फ बनना स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी स्टेट में आपको क्या मिलेगा, थोड़ी थोड़ी बर्फ भी मिलेगी और पानी भी मिलेगी। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेट मिलेंगी। तो ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं।
ठीक। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें क्या होता है, मतलब मेंटेन रहती है सारी की सारी चीजें। अब बॉडी में ये इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या काम है? जैसे भी आप, अगर आप किसी भी टाइप का टेस्ट करवाते हैं, तो आपने देखा है कि टेस्ट करवाते हुए एक तरफ, जैसे ब्लड का कोई भी टेस्ट आप कराते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर देखते हैं इस तरफ आपकी रेंज लिखी होती है, ठीक है, जैसे 1 से 50, 2 से 3, ठीक, 400 से 600, एक तरफ आपकी सारी की सारी लिमिट्स लिखी होती है। यानी कि हमारी बॉडी क्या करती है, लिमिट के अंदर काम करती है, ठीक। लिमिट के नीचे भी वो बीमार हो जाएगी, लिमिट के ऊपर भी वो बीमार हो जाएगी। जैसे फ़ारेनहाइट में आपका जो टेम्परेचर है, ठीक, देखा है ना कि 96 से नीचे नीचे या 94 से नीचे नीचे क्या होने लगता है, ठंडे हो जाओगे, ठीक। और ऊपर 108 110 के ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाओगे, ठीक है। इस टेम्परेचर गैप के बीच में क्या करती है हमारी बॉडी, काम करती है। जैसे आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आप सुनते हो ना कि आपके कान क्या कर सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की साउंड को सुन सकते हैं। इससे नीचे हम नहीं सुन सकते, इसके ऊपर हम नहीं सुन सकते, हम इस लिमिट के अंदर काम करते हैं, ठीक है। हमारी आंख है वो विजिबल लाइट को ही देख सकती है, इसके नीचे इंफ्रारेड है, ठीक है, इनको नहीं देख सकती वो। इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट्स हैं, ठीक, उन्हें भी आंख नहीं देख सकती, ठीक। सिर्फ फिक्स रीजन, फिक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को ही आंख देख सकती है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, सारी चीजों की एक लिमिट है। ब्लड की लिमिट है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की लिमिट है, ठीक है, इस और इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में होनी चाहिए। आपका टेम्परेचर है, उसकी एक लिमिट है, ठीक, कि इसके नीचे भी नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप हर एक चीज को एक लिमिट में करते हैं, तो बॉडी के अंदर हर एक चीज क्या चलती है, पेंडुलम की भांति चलती है, ठीक है, कभी इधर कभी इधर। अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, स्वेटिंग होगी। अगर आपकी बॉडी में क्या होगा, वाटर बढ़ गया तो आपकी यूरिनेशन ज्यादा होगा, ठीक है। गर्मी बढ़ गई तो क्या होगा, आपको प्यास लगेगी, ज्यादा पानी पीने का मन करेगा, जिससे क्या होगा, शरीर थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए। ये सारी चीजें बॉडी खुद रेगुलेट करती है, ठीक, और रेगुलेट करके क्या करती है, आपको मेंटेन रखने की कोशिश करती है, ठीक। ये किसके अंदर आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक एबिलिटी कि वो होमियोस्टेसिस को क्रिएट करती है, ठीक। ये सारे जितने भी सिस्टम अभी तक आपने पढ़े, ये सभी क्या करता है, आपकी बॉडी को होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखने की मदद करता है, ठीक। जैसे अगर आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद भूख नहीं लगती, क्यों भूख नहीं लगती है, क्योंकि आप पेट भर चुके हैं, अब एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, कुछ देर में जब खाना पच जाएगा तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। उसके बाद फिर भूख लगने लगी, ठीक है, एक्सक्रीट आउट हो गया तो अब क्या हो गया, उस जगह पर एनर्जी की डिमांड, अब एनर्जी मांग रहा है, ठीक। तो उसके बाद एनर्जी देना क्या है, तो उसके बाद क्या करेगी, जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो निकलेंगे और आपको भूख का एहसास होगा, हंगर का एहसास होगा, ठीक है। आपकी बॉडी उस वक्त हंगर को क्रिएट करेगी। पर जैसे आप खाना खा लोगे उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। और भूख लगती है उसके बाद भी तो क्या है, आप बीमार है। जैसे आप पेट भर खाना खा लें, संतुलित आहार ले लें और उसके बाद भी आपको भूख लग रही है, तो आप स्वस्थ हालत पर नहीं, ठीक है। और ऐसे ही अगर खाली पेट की स्थिति में, पूरा पेट आपका खाली है और उस वक्त भी आपको भूख नहीं लग रही, जैसे किसी को गैस्ट्रिक होती है, आप सुनते हैं ना कि पेट भरा भरा सा लग रहा है और कमजोरी भी होती है क्योंकि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है, ठीक है। ये स्थिति कैसी है, ये एक व्याधि की स्थिति है, उस वक्त हमने शरीर को ठीक करने की जरूरत है। बट बॉडी क्या करती है, हर वक्त होमियोस्टेसिस को क्रिएट करने की कोशिश करती है ताकि आपकी बॉडी क्या रहे, मेंटेन लेवल पर रहे, ठीक है। हमेशा क्या करे, एक लिमिट पर मेंटेन रहे, कि ना आप बहुत ज्यादा अति पर जाएं ऊपर और ना आप बहुत ज्यादा नीचे जाएं। आपने मन को भी ऐसे ही देखा होगा, देखना, ठीक। जैसे जो लोग वेट लॉस की कोशिश करते हैं वो क्या करते हैं, कुछ दिनों व्रत रखते हैं, ठीक है, कि अब तो खाना ही नहीं है, ठीक है, कोई भी वेस्ट चीज नहीं खानी है, कोई भी बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, कोई भी ऑयली फूड नहीं खाना है, वो ये सोचते हैं। तो 8-10 दिन उन चीजों को फॉलो भी करते हैं, फिर 8-10 दिन के बाद वो ऐसे टूट पड़ते हैं उस खाने के ऊपर, ऐसा सोचते हैं एक बाइट से कुछ नहीं होगा, फिर 2 बाइट से कुछ नहीं होगा, ठीक है, फिर इतने से कुछ नहीं होगा, वो खाते ही चले जाते हैं, ठीक है। फिर वापस वो पछताते हैं, फिर वो वापस व्रत रख लेते हैं, ठीक है, फिर 1 हफ्ते का और व्रत रखा, फिर 1 हफ्ते तक और खाया, 1 हफ्ते तक और व्रत रखा, 1 हफ्ते तक और खाया, ठीक है। तो ये माइंड पर भी क्या चलता रहता है, होमियोस्टेसिस चलता रहता है, ठीक। मतलब कि पेंडुलम कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, और जब इधर जाएगा तो उधर की तैयारी करता है, ठीक है। जैसे पेंडुलम अगर इस तरफ जाता है तो इस तरफ की तैयारी करता है ना, ठीक है, ऐसे इस तरफ जाएगा तो इस तरफ की तैयारी करेगा। यही बॉडी में भी हर वक्त होता रहता है। अगर हम बात करें किस चीज की, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्लैंड बताई थी ना, ठीक। उसमें हमने पढ़ा था उसे कि जब आप ज्यादा एक्टिविटी करते हैं
तो आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक, उस वक्त थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, ज्यादा थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन निकलता है। ठीक है, ताकि आपका मेटाबॉलिक रेट क्या हो, तेज। ठीक, उसके बाद कब तक तेज हो, जब तक क्या हो जाए, आपका फूड, आपको इनफ भूख ना लगने लगे, आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट ना हो जाए, और उसके बाद क्या होता है, T3 T4 का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि माइंड से यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से वो सिग्नल बंद हो जाता है कि अब किसको, T3 और T4 को मत निकाल। ठीक है, ये सिग्नल माइंड दे देता है। ठीक, तो ये सारी चीजें माइंड क्या कर रहा है, रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, हर जगह बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप क्या कर देंगे, ज्यादा चलेंगे तो आपको नींद भी ज्यादा आएगी। क्यों नींद ज्यादा आएगी, क्योंकि आज नींद की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि आप ज्यादा चले हैं, ज्यादा चलने से ज्यादा मसल्स टूटी हैं, तो ज्यादा रिकवरी की जरूरत है, तो नींद भी ज्यादा क्रिएट होगी। किसी दिन आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, आप बस पड़े ही है, ठीक, आप घर में बैठे थे, आप सोए थे, तो रात उतनी ज्यादा नींद नहीं आती। क्यों, क्योंकि आज नींद की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि शरीर में ज्यादा मसल्स नहीं टूटी है, ज्यादा फाइबर्स नहीं टूटे हैं। तो यही चीजें आपस में क्या कहलाती है, होम्योस्टेसिस कहलाती है। ठीक, अगर आप उसके अंदर कुछ चीजें लिख रहे हैं, तो जैसे ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ग्लूकोज लेवल अगर ब्लड में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो पैनक्रियास से क्या निकलता है, उस वक्त इंसुलिन निकलता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज लेवल को, उस बढ़े हुए ग्लूकोज को क्या करता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और आपकी सेल्स क्या करती हैं, उस ग्लूकोज को यूज करती है। ठीक, ऐसे ही अगर बॉडी में क्या हो, ग्लूकोज की कमी हो जाए, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी, तो पेनक्रियाज एक और उसको निकालती है, हार्मोन को निकालती है, जिसे ग्लूकागन कहा जाता है। ठीक है, ये ग्लूकागन क्या करता है, जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज है ना, ठीक है, उसको तोड़कर ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज रिटेन रहता है बॉडी में। ठीक, उसको वो क्या करता है, वापस तोड़कर ग्लूकोज में तोड़ देता है, और बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज लेवल अगर घटेगा तो ग्लाइकोजन ग्लूकागन का यूज में आएगा। ठीक है, और ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाएगा तो इंसुलिन क्या करेगा, उस बढ़े हुए ग्लूकोज को कम कर देगा। ठीक, ऐसे टेम्परेचर है बॉडी का, अगर टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, आपकी बॉडी का अगर टेम्परेचर कम हो गया, तो बॉडी क्या करेगी, ठंड को क्रिएट करवाएगी, ताकि आप क्या करें, थोड़े बहुत कपड़े वपड़े पहन लें। ठीक, ठंड की हालत में क्या होती है, आपकी नाक भी बंद हो जाती है। ठीक, नाक क्यों बंद होती है, क्योंकि बॉडी नहीं चाहती कि आप ठंडी हवा अंदर की तरफ ज्यादा, ठीक है, सिर्फ उतनी हवा लो जितने में आप जिंदा रहो। ठीक, वो क्या करेगा, आपके हार्ट रेट को, हार्ट बीट को ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक, यानी कि कार्डियो आउटपुट को भी बढ़ाएगा, और उससे क्या होगा, खून ज्यादा तेजी से बॉडी में दौड़ेगा, जिससे क्या होगा, इंटरनल हीट क्रिएट हो। ठीक, अगर आपका टेम्परेचर डाउन होने लगा है, तो बॉडी इस तरीके से आपका टेम्परेचर बढ़ाएगी। ठीक, और अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है आपकी बॉडी में, तो कम कैसे करेगा, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, उनसे क्या होगा, धीरे धीरे पानी बाहर की ओर जाएगा, यानी कि स्वेटिंग होगी आपको, स्वेटिंग से क्या होगा, आपका टेम्परेचर डाउन। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, उससे स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग के रास्ते से आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आराम से डाउन हो जाएगा। ये भी क्या कर रहा है, ये भी होम्योस्टेसिस है। आपका टेम्परेचर का होम्योस्टेसिस आपने देखा, ऐसे आपने ब्लड का होम्योस्टेसिस देखा, ऐसे लास्ट में वाटर का। ठीक है, अगर वाटर कम हो जाए तो क्या होगा, आपको प्यास लगेगी उस वक्त। ठीक है, किडनी किस चीज को क्रिएट करेगी, इस चीज को स्टिमुलेट करेगी, कि थ्रस्ट को स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, और आपको प्यास लगेगी, ज्यादा पानी पीने का मन करेगा, तो पानी पीकर आपको तृप्ति मिलेगी। ठीक, जिससे क्या होगा, बॉडी का वाटर लेवल और बढ़ जाएगा। और बॉडी में अगर वाटर ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, किडनी एक्स्ट्रा वाटर को बाहर छोड़ देगी, क्योंकि उतने वाटर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपका उतना यूरिनेशन हो जाएगा, और बॉडी से वाटर बाहर चला जाएगा। ठीक, ऐसे सभी के सभी ऑर्गन्स क्या करते रहते हैं, होम्योस्टेसिस क्रिएट करते रहते हैं। ठीक, होम्योस्टेसिस मतलब वापस आपकी बॉडी को एक मेंटेन्ड हालत में रखने की कोशिश करते हैं हमेशा वो। ठीक है, ना वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए, ना गर्म हो जाए। ठीक, ना बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, ना बहुत ज्यादा क्या हो जाए, लेजी हो जाए। ऐसी वो हालत क्रिएट करती है कि आप क्या रहे, हर वक्त मेंटेन रहे। ऐसी किसी एबिलिटी को नर्वस सिस्टम के हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। बॉडी हर वक्त ऐसा करती रहती है। जैसे इस जगह पर देखो, आपका माइंड है, अगर आप क्या कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 घंटे से मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, पहले जब आपने नहीं सुना था तो आपको सुनने का मन कर रहा था। ठीक, पर अगर मैं ऐसे बोलता रहा 1-2 घंटे तक, तो क्या होगा, फिर मन बढ़ जाएगा, फिर आप बोर होने लगेंगे। ठीक, तो क्या हुआ, पहले सुनने का मन किया,
फिर जब आप बहुत ज्यादा सुन चुके हैं, अब माइंड फुल हो चुका है, ठीक है, आप भूख पूरी हो चुकी है, तो क्या होने लगोगे, बाद में आप बोर होने लगोगे, ठीक है, उन चीजों से बोर होने लगोगे। तो इस जगह पर भी क्या है, ये होम्योस्टेसिस है, मन यही क्रिएट करता है, ठीक है, पेंडुलम कभी यहाँ ले जाएगा, कभी यहाँ ले जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी प्रोसेसेस क्यों है, ताकि आप मेंटेन्ड हालत में रहे, ठीक। होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, व्हाट इज होम्योस्टेसिस। ये भी आपके उसमें एक टर्म था, तो हमने इसे क्लियर कर दिया, तो 2-3 ही पॉइंट्स थे। तो कल हम डिस्कस करेंगे फंक्शनैलिटी सर ऑफ, इसमें ना जब होम्योस्टेसिस की बात होती है तो हाइपोथैलेमस का नाम आना ही आना चाहिए सर इसमें। हाइपोथैलेमस इज द ओनली पार्ट दैट कीप मेंटेन होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। ठीक, इस पॉइंट को यस, सो सॉरी, मैं से वो करना मेंशन करना भूल गया, ठीक। आप सभी लोग इस ऑर्गन को भी लिख लीजिए, ठीक है। ये पार्ट है ब्रेन का, हाइपोथैलेमस, जो मेनली क्या वो करता है, बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को क्रिएट करने का काम करता है। यही क्या करता है, कमांड देता है और ऑर्गन्स को कि होम्योस्टेसिस को क्रिएट कर, ठीक। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। और कल हम डिस्कस करेंगे आपके सेंसरी ऑर्गन्स को, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। तो पांचों सेंसरी ऑर्गन्स को फंक्शनैलिटी को समझेंगे थोड़ा बहुत, और साथ में यौगिक इफेक्ट समझेंगे, ठीक। इसी के साथ हम हमारी क्या होगी, यूनिट लगभग पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपकी टीचिंग का जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा, ठीक। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप व्हाट्सएप पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं चीजों को, हम क्लास में कल उसे डिस्कस करेंगे, ठीक। होप चीजें अभी तक क्लियर है आपको। चलिए, आज के लिए काफी है ये। नमस्कार। Thank you, sir. धन्यवाद सर। थैंक यू सर। everyone. थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।